हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि 10th का ऑलमोस्ट सब स्टेट में जो पेपर है वो पोस्टपोन या कैंसिल हो गया एंड डेफिनेटली सारे 10th के पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड 12th के बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है वो पोस्टपोन किए गए, बट डेफिनेटली जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो भी आगे आपको कैंसिल ही होंगे। तो आपका रिजल्ट बनने वाला कैसे? आपका रिजल्ट बनेगा असाइनमेंट के बेस पे। तो मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं कि असाइनमेंट में एंड इसको आप फॉलो करोगे आप 101% आप आउट ऑफ मार्क्स लेके आओगे। तो जिन बच्चों का अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ था और वो सोच रहे थे कि शायद बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आ सकते, तो मैं अब आपको मौका दे रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ सकते। तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज स्टूडेंट, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे हम असाइनमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा डिटेल्स लेके आ रहे हैं। जिस हिसाब से हमें सोर्सेज से मालूम पड़ा है, आपके हर एक प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करके देने वाले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ऐसा करे कि हमको असाइनमेंट में पूरा 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए, आपके प्रैक्टिकल, इंटरनल, सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपके मार्क्स भी कटते जाएंगे। तो हम इस चीज में देखने वाले क्या है, सबसे पहली चीज इसमें मैं आपको वही बोल दूं कि पहले आप सब्सक्राइब कर देना कि आगे भी ऐसे सीरीज आने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि असाइनमेंट कैसे करेक्ट होगा। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि असाइनमेंट के मार्क्स कैसे मिलेंगे। मॉडल असाइनमेंट शीट भी होगी स्टूडेंट, इस चीज को याद रखना। मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा, एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट आंसर्स, ब्रीफ आंसर, ये आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए एप्लीकेबल, साइंस वाले के लिए प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट। स्टूडेंट याद रखिए, बहुत जगह पे आपको प्रोजेक्ट भी मिलने वाला, तो पूरा अपडेट बता रहा हूं कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप अपना असाइनमेंट दोगे, आपको किस तरीके से असाइनमेंट किया जाएगा, या तो ग्रुप बना के दिया जाएगा या इंडिविजुअल बेसिस स्कूल में बुला के किया जाएगा, कैसे भी। तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। असाइनमेंट आप जब अपना सबमिट करोगे तो वो असाइनमेंट आपके टीचर के पास जाएगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा उसके पास जाएगा। एग्जामिनर आपका टीचर इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब मान लीजिए उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए, ओके, आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल रहा है। तो आपका जिस हिसाब से बोर्ड में 3 स्टेज होते हैं, एग्जामिनर, मॉडरेटर एंड चीफ मॉडरेटर, सेम चीज असाइनमेंट के लिए भी फॉलो किया जाएगा। तो आपके पेपर को वापस चेक किया जाएगा एक बार। तो यहां पे पेपर मतलब मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूं, आपके असाइनमेंट को वापस चेक किया जाएगा। अगर उसमें भी आपने जो एक थ्रेशोल्ड उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि हाँ 100 में से जो बच्चे को 97, 98 के ऊपर मिल रहा है उसका पेपर वापस चेक होगा। तो अगर आप उसको भी फिर से पार कर लेते हो तो आपके पेपर को बहुत बारीकी से देखा जाएगा एंड यहीं पे वो जो चांसेस होते हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स उड़ जाते हैं स्टूडेंट्स की। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। मैं खुद भी हमेशा टॉपर रहा हूं एंड मैं इंजीनियरिंग में भी यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, तो इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप बता सकता हूं कि आपको क्या करना है। और एक बार अगर आप ये तीनों स्टेज पार कर जाएंगे, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, आप देख लेना आपके बोर्ड के रिजल्ट में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते। सबसे पहली चीज होती है, जब कभी भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा ना, तो टीचर्स के पास एक मॉडल असाइनमेंट भी आने वाला है। ये मैं आपको सोर्सेस के पूरे थ्रू बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे टीचर्स और इनसे भी बात कर लिया, तो मुझे मालूम है कि क्या है। तो आपको एक सैंपल में दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन मैथ्स का है, ये तो साइंस के पार्ट से, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके इस तरीके से आंसर है। तो उनको पहले से बताया गया कि अगर बच्चा ये स्टेप लिखा है तो उसको इतना मार्क्स दे देना, ये स्टेप लिखा तो इतना मार्क्स। तो ठीक इसी तरीके से उनको एक मॉडल आंसर शीट होता है। तो अब आप बोलोगे सर मॉडल असाइनमेंट या आंसर शीट का क्या यूज होगा? यहीं के बेस पे वो मार्क्स दे पाएंगे। अगर आपने इसमें जो भी स्टेप मेंशन किया है वो स्टेप्स दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आप पहला प्रॉब्लम देख रहे हो, यहां पे 1 मार्क्स, इसके लिए आधा आधा, मतलब ये 2 मार्क का प्रॉब्लम है। और आपने अगर इसमें से कुछ स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो आपको उसके हिसाब से कम मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चे कहेंगे कि सर अगर थोड़ा ज्यादा स्टेप लिख दिया, तो जितना स्टेप इसमें मेंशन किया वो लिखा है ना, उसके बाद आप और भी कुछ भी लिखोगे चलेगा, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं वो क्या एग्जाम्पल है। जैसे आप देख रहे हैं दोनों एग्जाम्पल ऊपर के और नीचे के दोनों सेम ही है, लेकिन 2 फर्क है। 2 कैंडिडेट इस तरीके से लिखते हैं। एक ने लिखा है x इज इक्वल टू 4 + 6 + 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 + 8, और लास्ट में लिखेंगे x इज इक्वल टू 18। मान लीजिए इसका आंसर 18 था और उस बच्चे को बोला जाएगा ठीक है 2 मार्क्स दे दिया जाए। दूसरे वाले ने भी लिखा है, उसने x की जगह पे y लिया यहां पे, लेकिन जो सॉल्व कर रहा है वो सेम तरीका है, 4 + 6 + 8, y इज इक्वल टू 18। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, जो जो स्टेप्स आपके दिमाग में आएंगे असाइनमेंट लिखते समय वो सारे स्टेप्स लिखने। मतलब आपने जब 4 + 6 + 8 किया था तो आपको मालूम है इसका आंसर 18 है। और आप बोलोगे अरे टीचर को तो समझेगा ना, बीच में एक स्टेप नहीं भी लिखा तो चलेगा। लेकिन जब आप ये 4 + 6 + 8 को सॉल्व कर रहे थे तो आपके दिमाग में एक स्टेप और आया था। पहले आपने 4 और 6 को ऐड किया, मतलब आपने बोला 10,
और फिर +8 किया, या किसी ने पहले 6 और 8 को ऐड किया जिनके दिमाग में 14 और फिर 4 से ऐड किया, तो वो जो बीच का एक स्टेप जो आप सोच रहे टीचर को शायद पता होगा ना, वो शायद हटा देना, वो लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नीचे का कैंडिडेट है इसको अगर चीफ मॉडरेटर के पास जाता है, मतलब जो ट्रिपल लेयर ऑफ चेकिंग होगी, तो वहां पे इसको 1.5 मार्क्स बन जाएंगे और इसके 2 मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि इसने एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो मिस किया। तो अगर आप यहां इस स्टेप से इस स्टेप तक आने को देख रहे हो, तो यहां पे एक भी बीच में ऐसा स्टेप नहीं है कि जो मिस कर दिया, तो उसको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाला ही है। तो ये एक चीज याद रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमसीक्यूज के बेस पे तो आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग बोलते हैं सर एमसीक्यूज को कैसे लिखे असाइनमेंट में। अगर आपको एक पेपर दे दिया गया, बोला ये सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर्स लिख के लाना या इसको असाइनमेंट सॉल्व करो, तो बहुत लोग सोचते हैं कि सर एमसीक्यूज का आंसर क्या लिखे। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, द स्टार इन आवर सोलर सिस्टम इज डैश, ठीक है, सन, मून, जुपिटर, वीनस। सबको मालूम है कि सन इज अ स्टार, तो इसका आंसर ए है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग बोलेंगे कि क्या सर मैं ऐसा ए लिखूं या मैं सन लिखूं या मैं पूरा स्टेटमेंट लिख के उसको अंडरलाइन करूं। तो करेक्ट तरीका होगा पूरा स्टेटमेंट लिख के अंडरलाइन करो करेक्ट आंसर को। अब अंडरलाइन के ऊपर भी बहुत लोग पूछेंगे कि सर क्या हम पेंसिल से कर सकते हैं कि पेन से भी कर सकते हैं। आप पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेंसिल है तो एक अट्रैक्टिवनेस ज्यादा लगता है। यहां पे ब्लैक, ब्लू पेन जो भी रहेगा वो आपके असाइनमेंट में बताया रहेगा कि कौन से टाइप ऑफ पेन से लिखना है। लेकिन एक चीज याद बताओ कि उसके अलावा कोई भी कलर मत इस्तेमाल करना, बहुत लोग उसको अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में खराब कर देंगे। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर्स को कैसे लिखे जाए। शॉर्ट आंसर्स में एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्ट आंसर्स आपको बोला जाएगा 1 लाइन में लिख दो या मल्टीपल लाइन में लिख दो। याद रखिए जितना मार्क्स के लिए आपको असाइनमेंट दिया गया है उसके डबल पॉइंट्स लिखना है। तो एग्जाम्पल में अगर कोई क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए बोला गया है तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन स्टूडेंट 6 वैलिड पॉइंट लिखने हैं। आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख के दे सकते जो उससे रिलेटेड रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलोगे सर पॉइंट्स कैसे बनाए, तो हमेशा याद रखो जब कभी भी आप कोई भी डेफिनेशन है, कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो अगर उसकी फॉर्मूला, ये आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए तो उतना एप्लीकेबल नहीं रहेगा, कॉमर्स में कुछ पॉइंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन अगर आर्ट्स में वो टर्म्स नहीं मिल रहे ना तो आप उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए कि एकदम दूर दूर वाला नहीं, मतलब पढ़ने वाले को मालूम पड़े कि हाँ भाई बात बराबर लिखा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही पॉइंट को बहुत ज्यादा खींच रहे हो, इस चीज को याद रखिए। तो मैं आपको एग्जांपल में यहां पे दिखा सकता हूं। मुझे किसी ने बोल दिया कि डिफाइन वेलोसिटी, जो सबको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। देखिए स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डायरेक्शन, लेकिन यहां पे हम स्पीड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी को नहीं लेके चल रहे। ओके, सो हम कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। सो ये तो मैंने लिखा 1 मार्क्स के लिए, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और पॉइंट बनाया, v इज इक्वल टू डी बाई टी। यहां पे मैंने लिखा वेयर v इज वेलोसिटी, d इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब कभी भी फॉर्मूला लिखो तो वहां पे उनके टर्म्स मेंशन करो। ये मत सोचो कि अरे इतना तो उनको पता होगा। देखिए आपको मार्क्स चाहिए, उनको मार्क्स नहीं। अगर नहीं पता हो या उनका मूड ना हो तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा लिखेगा तो उनको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ढूंढना है ना कि दूसरे से बेटर किसका है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड आपको एसआई यूनिट में, यहाँ पे एसआई यूनिट सिर्फ टर्म इस्तेमाल करो कि जो भी आपका आंसर रहेगा उसको आप एसआई यूनिट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ जैसे मैथ्स में आपने कोई सॉल्व किया, कोई टर्म मिला तो उसका आप यूनिट लिख सकते हैं। ब्रीफ आंसर कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, ब्रीफ आंसर्स को कुछ इस तरीके से ही लिखना है। आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मेंशन करना है, फॉर्मूला लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, डायग्राम लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है, एंड यूजेस लिखना है। स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसी ऑर्डर में अगर आप लिखोगे। देखिए जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी, लेकिन इनको आप फॉलो कीजिए कि हाँ इसका कोई डेफिनेशन है क्या, इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन बन सकता है क्या, इसका डायग्राम बना सकता हो क्या। अगर आप एक्सप्लेनेशन के जगह पे फ्लो चार्ट लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको मार्क्स दिलाएगा। स्टूडेंट मेरी बात याद रखना, बहुत ज्यादा, मतलब आप कोई टर्म लिख रहे हो कि ये स्टेप के बाद फिर ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, उसको लिखने से बेटर होगा कि आप बॉक्स में एक स्टेप लिखिए, फिर एरो मार के बॉक्स में दूसरा स्टेप, बॉक्स में तीसरा, तो समझ में आता है कि हाँ इसके बाद ये सारी चीजें, वो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट, जैसे आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला, तो प्रॉब्लम भी खासकर ये साइंस के बच्चे जो रहेंगे, जो 12th वाले भी एंड जो आपके 10th के बच्चे उनको भी मालूम होगा, तो आपको प्रॉब्लम को इसी तरीके से लिखना है, गिवन डेटा टू फाइंड फॉर्मूला, सॉल्यूशन एंड फाइनल आंसर। तो जैसे आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया एंड टाइम दिया ना, आपको वेलोसिटी पूछा, आपको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे मेंशन किया टाइम, मैंने यहाँ पे मेंशन किया वेलोसिटी, मैंने डी क्या है, टी क्या है, वी क्या है, सब कुछ बता दिया। तो ये चीज भी आपको याद रखना। अब आप उसके बाद वी डी टी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आपने उस चीज को मेंशन किया है।
उसके बाद आपने सॉल्व किया ना, आपने फाइनल आंसर लिखा। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एरो मारा है, इसका मीनिंग यहाँ पे होता है कि नीचे वाली लाइन में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। सो अगर आप इस तरीके से आंसर लिख देते हो, डेफिनेटली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट। अब जो सबसे बड़ा बात आ रहा है कि आपको असाइनमेंट के साथ आपको प्रोजेक्ट भी देने के सोच रहे हैं गवर्नमेंट, तो प्रोजेक्ट को क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोजेक्ट में होता क्या है। प्रोजेक्ट जो आएगा वो आपकी किसी ना किसी बुक से रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर रहेगा। तो अब आप सोचोगे कि सर फिर क्या पूरा बुक से उतार देना। अगर आपके टेक्स्ट बुक में वो टॉपिक दिया और उसी के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो अगर आप वही लिख के दोगे तो आप तो टेक्स्ट बुक को छाप के दे रहे हो ना। व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू आर डूइंग, नहीं है। सो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं कि आपको एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं स्टूडेंट, तो ये चीज याद रखिए। सो आपको लिखना कैसे है स्टूडेंट्स, इसको कोई भी टॉपिक को लिखने के लिए, मान लीजिए आप साइंस के हो या आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, कोई भी टॉपिक आपको मेंशन किया है, या आप 10th स्टैंडर्ड वाले उनके लिए भी एलिजिबल है, आपको कोई भी टॉपिक दिया, उस टॉपिक को आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आपका पॉलिटी एंड लॉ से रिलेटेड, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड एथिकल पार्ट लिखना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक आपको बोल दिया, अब आप बोलोगे सर प्लास्टिक के ऊपर आपको कुछ तो एनवायरमेंटल टॉपिक दे दिया, तो प्लास्टिक का पॉलिटिकल से कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिकल रिलेटेड है, लेकिन आपका इकोनॉमिकल रिलेटेड तो है, तो आप वो टर्म डाल सकते हो। पॉलिटी एंड लॉ के ऊपर आप डाल सकते हो कि क्या क्या लॉज बनाए गए। ज्योग्राफिकल बता सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, क्या है। हिस्टोरिकल उसका कब से बना है। साइंटिफिकल एंड एथिकल, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट जो आपको करनी है। लेकिन इसमें से जो पार्ट है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो आपके बुक से रिलेटेड है। मतलब आप साइंस के बच्चे हो तो आपका फोकस रहेगा कि आप बाकी सारे टर्म्स थोड़ा थोड़ा लिख दो जो भी इसके रिलेटेड, लेकिन साइंटिफिक चीज़ के बारे में ज़्यादा लिखोगे। आर्ट्स वाले हो और लिटरेचर के पार्ट से पढ़ रहे हो या कुछ, तो आप उस पॉइंट को ऐड कर सकते हो। मतलब होगा क्या, आपने अपना सेक्शन तो बताया ही, प्लस बाकी सेक्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया, जो बाकी बच्चे नहीं करेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये पसंद आया है। एंड अगर आप साइंस के बच्चे हो या आपको और भी कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो मिलेंगे। एक बार पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेना, कि आपका प्लेलिस्ट का नाम भी देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है स्टूडेंट्स, आप जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।